आज हम लोग फिर एक और सेट देखेंगे बीएसएससी इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और आज का जो सेट होगा वो 8 दिसंबर 2018 को पूछा गया। आपका पहला सवाल आपके सामने है और सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कह रहा है रीता अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पर, फिर 1/2 भाग शिक्षा पर, फिर 1/10 भाग कपड़े पर खर्च करती है। यदि उसके पास अभी भी 800 रुपया बचे हैं तो भोजन और शिक्षा पर खर्च का अनुपात, बताना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा पहला ये स्टेप गलत हो जाता है कि हम लोग पूरा वेतन निकालने का प्रयास करने लगते हैं। कहीं क्वेश्चन में पूरा वेतन मांगा है क्या, तो क्यों निकालेंगे। हम समझते हैं कि वेतन निकालेंगे, फिर उस वेतन से ये निकालेंगे कि भोजन पर कितना खर्च हुआ, शिक्षा पर कितना खर्च हुआ। हमको सिर्फ रेशियो चाहिए। रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं चाहिए हमको। हम कहेंगे भोजन पर खर्च 5वां भाग है तो वेतन x है तो ये भोजन का खर्च है। फिर शिक्षा पर खर्च आधा भाग है तो यही तो रेशियो हो जाएगा। आपको वेतन से क्या लेना देना, अनुपात निकल गया ना। अब सपोज कीजिए कि इसका वेतन 1 लाख है तो यहाँ भी 1 लाख होगा और यहाँ भी 1 लाख होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वेतन से हमको कोई लेना देना नहीं अगर रेशियो पूछ रहा है तो। अगर पूछता शिक्षा पर कितना खर्च किया है तो उसका जरूरत लगता। अभी रेशियो पूछ रहा है, उसका कोई जरूरत नहीं है। आप x काटेंगे, 2 यहाँ और 5 यहाँ जाएगा, रेशियो 2:5। इससे शॉर्टेस्ट इस क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता है। हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला सवाल 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के हैं जिनका मूल्य 70 रुपया है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। यहाँ भी हम लोग चाहें तो x लेकर समीकरण लाएं और बिना x के भी बनाएं। देखिए बिना x के इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। हमने मान लिया सब सिक्का 25 पैसा का, हमने माना सारा सिक्का ही 25 पैसा का है। तो आप कहेंगे सब सिक्का 25 पैसे का है तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। अब 4 से भाग लगाएंगे तो 81 रुपया आएगा। मतलब हम देख रहे हैं अगर सब सिक्का 25 पैसे वाला होता तो 81 रुपया होता। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुछ सिक्का 20 पैसे का और कुछ 25 पैसे का है तो 70 रुपया हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 11 रुपया कम हो रहा है। कम किसके वजह से हो रहा है, होना इतना चाहिए और है इतना, मतलब दोनों में अंतर 11 का है। हमने जो माना वो 11 रुपया अधिक हो रहा है। क्यों अधिक हो रहा है, क्योंकि हमने 20 पैसे के सिक्के को 25 पैसे का सिक्का मान लिया। अब 20 पैसा के सिक्के को आप 25 पैसा मान लेंगे तो आपने ज्यादा मान लिया, कितना, इतना, और इसी के वजह से 11 रुपये का परिवर्तन आ रहा है। तो आप भाग लगा दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा 20 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब इसको 0.05 से भाग लगाएंगे तो पॉइंट हटाने के लिए गुना 100 से करेंगे, ये 20 बार में कट जाएगा और 11 दूना 22, 220, यानी 20 पैसों की संख्या डायरेक्ट आ गया, कुछ करने का जरूरत नहीं है। और 20 पैसे का सिक्का पता चल गया तो 25 पैसे का सिक्का 104, ये भी निकल जाएगा। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 104। एक तो ये तरीका अपनाइए, या इसको समझने में अगर जरा सा भी दिक्कत है तो हम समीकरण भी लिख देते हैं। हमने कहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या x, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 324 माइनस x। अब इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल रुपया होगा और टोटल रुपया 70 है। कहीं कोई दिक्कत क्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब भाग लगाइए, यहाँ एलसीएम क्या होगा 20, 4 से 5 बार में यहाँ हो जाएगा 5x, 5 से 4 बार में, अब 4 होगा तो 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 तिया 12 माइनस 4x बराबर कितना होगा 70। अब आप 5x में 4x यही घटा लीजिए, ये हो जाएगा x।
बराबर, अब क्या होगा, ये उधर जाकर 1400 हो जाएगा, 1400। अब ये 1296 उधर जाकर घट जाएगा, 1296 यहाँ प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। x का मान आ गया, यही आपका आंसर है। 1200 में 1400 में 1296 जाएगा तो 104 आएगा, यही आपका आंसर है। अगला सवाल, तांबे और चांदी का एक मिश्र धातु का वजन 40 ग्राम है, ठीक है। यहाँ वजन क्या है, 40 ग्राम, जिसमें तांबे का अनुपात 60% है। मिश्र धातु में कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए ताकि तांबे का प्रतिशत 80% हो जाए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग दो तरीका लेंगे। सबसे पहले वो तरीका जो आप यूज करते हैं, फिर दूसरा तरीका वो लेंगे जो शायद आप यूज नहीं करते। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कुल मात्रा 40 है, तांबे का मात्रा 60% है, तो तांबा तो आप झट से निकाल लेंगे। 24, तांबे का मात्रा 24, तो आप कहेंगे चांदी हो जाएगा 16। अगर तांबा 24 है तो चांदी 16 होगा। फिर आप कहेंगे तांबा 24 है और इसी में कुछ मिलाना है। किस में मिलाना है, तांबा में। तो तांबा मिलाएंगे x, तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अब तांबा हो जाएगा 80%। तांबा 80 होगा तो चांदी 20 होगा। x का मान निकालेंगे, आंसर आएगा। आइए x का मान निकालते हैं। ये 4 बार कटेगा, 16 चौक 64, 24 प्लस x बराबर 64, x का मान 40। आपका आंसर आया 40। 40 है, मतलब तांबा मिलेगा कितना, 40 ग्राम। लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं हम इससे भी कम वक्त देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ा बहुत कुछ बात समझना होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले शुरुआत में चांदी 40% था, क्योंकि तांबा अगर 60 था तो चांदी 40 था। कुछ देर बाद तांबा 80 हो गया, चांदी 20 हो गया। तो चांदी का प्रतिशत गिर रहा है। क्या आपने चांदी निकाल लिया है? आप कहेंगे नहीं, हमने तो नहीं निकाला, चांदी उसी में है, हमने सिर्फ तांबा मिलाया है। तो तांबा के बढ़ाने से चांदी का प्रतिशत गिर रहा है, ना कि चांदी घट रहा है। चांदी तो उतना ही है, फिर भी उसका प्रतिशत गिर रहा है। क्यों? एक का मान बढ़ाने से दूसरे का मान गिरता है। यही उल्टा काम हो रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ और आराम से झट से बनाएंगे। हम कहेंगे चांदी जब 40% था तो मिश्रण कितना था, 40 किलो। चांदी जब 20% होगा तो मिश्रण कितना होगा। आगे आपका आंसर कुछ नहीं करना है, 40 गुना 40 बटे 20। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 बटा 40 होगा, 40 बटा 40 नहीं होगा। जब चांदी 40% था तब मिश्रण 40 था, तब जब चांदी 1% होगा तो मिश्रण ज्यादा होगा ना। चांदी का प्रतिशत 40 से 20 हो गया। क्या करने से? मिश्रण को बढ़ाने से। मिश्रण जितना ज्यादा होता जाएगा, चांदी का प्रतिशत उतना गिरता जाएगा। तो जब 40% था तब वजन क्या था, 40 किलो। तो जब 1% होगा तब वजन क्या होगा, 40 गुना 40, ज्यादा, क्योंकि वजन ज्यादा होगा तभी प्रतिशत उसका गिरेगा। तो तब होगा 40 गुना 40, और जब 20 होगा तब क्या होगा, बटा 20। ये आपका आंसर है। और कैलकुलेट कीजिए आप, अब मात्रा कितना हो जाएगा, 80। तो जो वजन पहले 40 था वो 80 हो गया, मतलब आपने मिलाया क्या, ये आपका आंसर है 40। शायद समझने में कुछ दिक्कत है, क्योंकि इसका यूज हम लोग जनरली कम लेते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट देखिए होता क्या है। होता ये है कि दूसरा जो धातु है वो कम नहीं हो रहा है, उसका प्रतिशत गिर रहा है पहले के प्रतिशत बढ़ने से। तो पहले का प्रतिशत जितना बढ़ता चला जाएगा उतना दूसरे का गिरेगा। तो हम कह रहे हैं चांदी, और यहाँ तांबा से कभी मत चलिएगा, क्योंकि तांबा चेंज हो रहा है, पहले कुछ था बाद में कुछ, चांदी फिक्स है। तो जब चांदी 40% है तो मात्रा क्या है, 40 किलो। और जब चांदी 20 होगा तो मात्रा क्या है। यहाँ उल्टा काम, व्युत्क्रमानुपाती का कंसेप्ट लगाइएगा। जैसे 10 मजदूर 10 दिन में करता है तो क्या 9 मजदूर 9 दिन में करता है, यहाँ उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती, आदमी बढ़ता है दिन घटता है, यहाँ भी वही होगा।
मात्रा बढ़ेगा उसका प्रतिशत गिरेगा, यही कंसेप्ट आपको लेना है। और देखिए यहाँ कम समय में आप क्वेश्चन कर पाएंगे बनिस्पति के। यहाँ हमने मान निकाला, हमको कोई मान निकालने का जरूरत नहीं, हमने डायरेक्ट मिश्रण बताया। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का संगत अनुपात 5:3 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए। शायद यहाँ भी आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं। पहले हम वो तरीका लिख देते हैं जो आप यूज करते हैं। देखिए आप झट से क्या करते हैं, 40 किलो है ना, बांट देते हैं 5:3। हम भी बांट देते हैं, 5 3 8, 8 का मान 40, 1 का मान 5, 5 का मान 25, 3 का मान 15। ये काम आपको डायरेक्ट कर लेना है, हालांकि इससे भी अलग तरीका देंगे हम, लेकिन इतना तक करने के लिए आपको कुछ और लिखने पढ़ने का जरूरत नहीं होना चाहिए। एक चीज 5 है, दूसरा 3 है, दोनों मिलकर 8 है, और 8 का वैल्यू 40 है। 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 25, 3 का वैल्यू 15। अब क्वेश्चन कहता है दूध और पानी का संगत अनुपात ये है, कितना पानी मिलाया जाए कि बराबर हो जाए। ये 25 है, ये 15 है, कितना मिलाएंगे तो बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे 10। क्या अब ये बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर 10 हो गया। हालांकि ये शॉर्ट टेस्ट है, ये बहुत शॉर्ट है, लेकिन क्या यहाँ से भी अगर 2 सेकेंड हम बचाएं तो आपत्ति क्या है। हम तो चाहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कुछ सेकेंड नहीं लगे, कोई समय बर्बाद ना हो। यहाँ भी हम आपको आपका समय बचा कर दिखाएंगे। हम क्या कहेंगे, देखिए 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, ठीक है। कहता है मिश्रण में पानी मिलाया जाए, तो आप सबसे पहले ये जो मात्रा निकालते हैं ना, इसका जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए हम कह रहे हैं ये दोनों को बराबर करना है, तो अनुपात 5 और 5 हो जाएगा। बराबर का मतलब ये 5 है तो ये भी 5, क्योंकि इसको जोड़ना है, इसको निकालना नहीं है। ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो देखिए तो ये 40 का अनुपातिक वैल्यू क्या है, 8। 40 का अनुपातिक वैल्यू 8, 40 का अनुपातिक वैल्यू 8, यानी 40 का मान 8, यानी 8 का मान 40, तो 2 का मान 8 का मान 40, तो 2 का मान, क्योंकि मिलाना तो इसमें 2 ही है। अरे ये 5 है तो उसको भी 5 करना है ना, तो इसमें मिलाना क्या है, 2, और 2 का अनुपातिक वैल्यू कितना होगा, 10। क्योंकि 8 का अनुपातिक वैल्यू अगर 40 है तो 2 का अनुपातिक वैल्यू 10 नहीं होगा, तो हमको 10 मिलाना है। क्योंकि बराबर करने के लिए हमको क्या मिलाने का जरूरत है, 2, और 2 का मान क्या है, 10। हमारा आंसर 10 आ गया। क्या हम ये 25 निकाले, क्या ये हम 15 निकाले, इसके पहले हमने वो निकाल दिया। हमको मिलाना क्या है, यहाँ भी शायद हमारा प्रयास हुआ है कि आपका कुछ सेकेंड बचे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में, अगला सवाल, 1 से 9 तक के अंकों के वर्ग का योग क्या। यहाँ कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने कॉमन फॉर्मूला है, रखना है। क्वेश्चन कहता है ये, क्वेश्चन कहता है ये, इसका मान दीजिए। तो इसका मान आप जानते हैं n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाय 6 होता है, जहां n का मान 9 है। 9 10 गुना 19 बटे 6, ये आपका आंसर है। और मान निकालिए, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से 3 बार में, और ये 5 बार में। आपको 15 गुना 19 करना है, 15 गुना 19 करना है। 15 नमा 35 से 5 और बचा 13, 15 और 13 28, 285, ये आपका आंसर है। आइए हम अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लीजिए। एक किसी काम को 6 दिनों में B और C क्रमशः 10 और 12 दिनों में, B कितने दिन में, 10 दिन में, और C 12 दिन में कर सकता है। तीनों 2 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद A और C ने काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में B को कितना समय लगेगा। कुछ नहीं है सवाल में, A, B और C सबका क्षमता लिख लेते हैं, 6, 10 और 12। ये 6 दिन में काम कर सकता है, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में। काम ले लेते हैं 60, ये क्या है, काम है। और ये काम हमने माना
इन तीनों को देखते हुए इन तीनों से कटने वाला उसका एलसीएम, या ये 60 के बदले अगर गलती से 120 भी लिखा गया तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 600 भी लिखा गया, ये 6 लाख भी लिखा गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने वो संख्या लिया जिससे जो तीनों से कट जाएगा, और जितना बड़ा संख्या लेंगे समय ज़्यादा लगेगा, तो संख्या भी छोटा से छोटा लेने का प्रयास रखिए और कुछ। अब हम आपसे कहेंगे ये 6 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 10 काम करता होगा, ये 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करता होगा, ये 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 5 काम करता होगा। क्वेश्चन बोला तीनों ने 2 दिन तक किया तो एक दिन का काम 6, 10, 6, 16, 5, 21, एक दिन का काम 21, 2 दिन का काम 42, 42 काम हो गया है। बचा कितना? 18 काम। इस काम को बी करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 6 काम। तो बी के क्षमता से भाग लगा दीजिए, और कितना दिन लगेगा? आपका आंसर 3 है। बी को कितना समय लगेगा? शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? आपका आंसर क्या होगा? 3। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कुल कितना समय लगा तो आपका आंसर 5 हो जाता, क्योंकि बाद में 3 दिन काम चला है और आरंभ में 2 दिन। ये आंसर कब होता? जब पूछता कुल समय, जब पूछता कुल समय। फिलहाल आपका आंसर 3 ही होगा। अगले क्वेश्चन में, एक दुकानदार 2 रुपए में 4 पेंसिल खरीदता है और 3 रुपए में 8 पेंसिल बेचता है। दुकानदार की हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए आंसर और प्रतिशत में है तो यहां भी हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ये ध्यान में रखें। क्वेश्चन कहता है 2 रुपए में 4, 2 रुपए में 4 खरीदते समय हम 2 रुपए में 4 वस्तु खरीदते, ये ना, ठीक है, ये रुपया है। बेचते समय हम 3 रुपया में 8 पीस बेचते हैं। कुछ मत कीजिए, या तो वस्तु बराबर कर लीजिए या रुपया बराबर कर लीजिए, जो आसानी से हो जाए। कुछ फिक्स नहीं है कि किसको बराबर करना है, ये आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। आप 8 वस्तु बेच रहे हैं, आप 8 ही खरीद लीजिए और आसान हो जाएगा। तो आपको रुपया लगेगा 4। आप दुगना वस्तु खरीदिएगा तो दुगना रुपया लगेगा। अब आप देखिए, आपने खरीदा 4 में, आपने बेचा 3 में, तो 1 रुपये का घाटा लग गया। कितना में? 4 में, क्योंकि क्रयमूल्य 4 है गुना 100। ये आपका आंसर है 25%। ये आपका आंसर है 25% की हानि, क्योंकि 4 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं तो घाटा तो लगना ही लगना है। आइए अगले को। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि। कुछ नहीं है, छोटा सा गुना भाग है। जनसंख्या 1 साल के बाद हम कहेंगे 110%। फिर क्वेश्चन कहता है अगले साल हम कहेंगे 120%। 2 साल के बाद जनसंख्या आपके सामने है, बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका आंसर है। 2 जीरो हम यहाँ से हटा देते हैं, 2 जीरो आप यहाँ से हटा लीजिए। फिर गुना करेंगे 12 गुना 11 गुना 50, और इसी को गुना करेंगे तो आंसर 6600 आ जाएगा। और ये 6600 बिना गुना किए हमने कह दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 है तो परिणाम में भी 11 आएगा, और कहीं 11 नहीं दिख रहा है, 66 में दिखा, हमने आंसर कह दिया। अगले क्वेश्चन में, किस सबसे बड़ी संख्या से इतना, इतना और इतना को विभाजित करने पर शेष 3, 5, 7 बचे? देखिए क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेना है जिससे इन तीनों को भाग लगाएंगे तो कुछ शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है? 3। यहाँ क्या शेष बच रहा है? 3। यहाँ क्या बच रहा है? 5। यहाँ क्या बच रहा है? 7। ये ना, यहाँ 5, यहाँ 7। तो इसको घटाइए तो क्या दिखता है? यहाँ दिखता है 780, यहाँ दिखता है 858, यहाँ दिखता है 1014। अब जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उस संख्या में पूरी तरह भाग लग जाएगा, क्योंकि जो शेष बच रहा था वो तो हमने हटा दिया। जैसे हम कहेंगे 26 में 5 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, हम जानते हैं। तो जैसे 1 इसमें घटा देंगे, अब जो बचेगा उसमें 5 से पूरी तरह भाग लगेगा, क्योंकि अब शेष बचने के लिए कुछ है नहीं। पूरी तरह भाग लग गया, ये कैसे जानते हैं? जब शेष नहीं बचता है तो शेष जो बचने वाला था वो तो हमने पहले हटा दिया, अब तो पूरी तरह भाग लगेगा। मतलब उस बड़ी से बड़ी संख्या से अब पूरी तरह भाग लगेगा। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भाग लगाएगा वो क्या कहलाएगा? HCF।
एचसीएफ का परिभाषा आप क्या जानते हैं? आप महत्तम समावर्तक निकालते हैं, आप उसका परिभाषा क्या जानते हैं? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी का फैक्टर हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सभी को भाग लगाए। तो इन सभी को भाग लगेगा और बड़ी से बड़ी संख्या से लगाना है तो वो क्या कहलाएगा? इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल दीजिए ना। और हमको तो इसको देखकर ही लग गया कि 78 होगा चाहे 39 होगा, ये दोनों तो नहीं होगा, पहले हम इसको छांट देंगे। फिलहाल हम निकाल के ही दिखा देते हैं। 780, 858, एक बार में 780। यहाँ 8 है, यहाँ 15 में 8 जाएगा 7 और ये कट जाएगा और 780। देखिए यहाँ 10 बार में लग गया, सीधा 10 बार में भाग लगता हुआ दिख रहा है। तो हम जान गए इन दोनों का फैक्टर कौन है? 78। अब 78 से जरा सा इसको भी भाग लगा कर देख लीजिए, उसको भाग लग जाए तो वही आंसर होगा। उससे भाग नहीं लगेगा तो 39 से लगेगा, क्योंकि ये दोनों से तो लगने से रहा, यही दोनों हमारा आंसर हो सकता है। 78 से भाग लगा दीजिए 1014 को, और कुछ नहीं करना है। 78 से एक बार में 78, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2, 34। अब शायद ये भाग लगेगा 3 बार में, 8 या 24, 7, हाँ 3 बार में 214, ये कट गया। तो हम देख रहे हैं 78 सबको भाग लगा रहा है, तीनों जो संख्या है तीनों को भाग लगा रहा है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? 78। और कुछ करने का जरूरत नहीं है। एलसीएम एचसीएफ आपने जरा कभी भी पढ़ा है तो शायद इस बात में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखें। 220 का 85%, देखिए छोटा सा गुना भाग। 220 का 85%, 85% को 17/20 भी लिख सकते हैं आप, 5 हमने कैंसिल पहले कर दिया, प्लस 400 का x%, यही ना, इजकल टू क्या? 347। आप कुछ मत कीजिए, यहां से 1 0 1 0 इसको काटिए 11 बार में। अब 11 गुना 17 कितना होता है? तो सबसे पहले इसको काट लें। यहाँ क्या है? 4x बराबर क्या होगा? 347। और 11 गुना 17 उधर जाकर घट जाएगा, 11 गुना 17 उधर होगा 7, 7 1 8 और यहाँ होगा 1, 187 घटाएंगे तो 4x का मान क्या आएगा? 7 में 7 जाएगा 0, 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 गया 2, 260 नहीं, 2 में से 1 गया 160। x का मान क्या आएगा? 40। यही हमारा आंसर है। x का मान क्या है? 40। यही पूछ रहा है, x का वैल्यू निकालें। छोटा सा गुना भाग था और कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग के लिए और किसी कंसेप्ट का कोई जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन अब लीजिए, M1 T1 D1, ये सवाल तो फिक्स ही है। बिहार का कोई भी एग्जाम है, आप सेट उलट कर देखिए, ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और समय और काम से अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि समय और काम से क्वेश्चन हम लोग कर चुके। फिर देखिए समय और काम से M1 T1 D1 से रिलेटेड क्वेश्चन कहता है 100 बिल्ली 100 दिनों में 100 चूहा खा सकती है। मतलब 100 चूहा खाना एक काम है। यहाँ काम क्या है? 100 चूहों को खा जाना। तो 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा खाती है। तो क्वेश्चन कहता है 4 बिल्ली 4 चूहा खाने में, मारने में कितने दिन लेगी? डी दिन लेगी। और कुछ नहीं, ये 4 4 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, डी का मान सीधा 100 आ रहा है। कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में अब अगला सवाल लीजिए। क्वेश्चन कहता है 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल हैं, एक ट्रेन में यात्रा कर रहा है। हर 15 सैनिक के लिए एक एक कप्तान होता है। समूह में कप्तानों की संख्या। इससे सिंपल सवाल क्या होगा? ये एक एक नियम का शुरुआत तो हम लोग स्टैंडर्ड 3 में किए हैं, तीसरे क्लास से करते आ रहे हैं। हमने कहा 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी 16 व्यक्ति। 15 सैनिक और एक कप्तान, 16 व्यक्ति हुआ ना। तो हर 16 व्यक्ति में एक व्यक्ति कप्तान है ना। 15 सैनिक होगा तो वहां एक कप्तान जरूर होगा, तो व्यक्ति तो 16 हो जाएगा। हर 16 व्यक्ति में एक कप्तान है, तो 1200 व्यक्ति में कितने कप्तान होंगे? क्योंकि व्यक्तियों की संख्या 1200। बस कुछ नहीं है, 1/16 गुना
1200। ये समझाने के लिए हमने इतना लिखा, इतना लिखने पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 300 बार में, आंसर आ जाएगा 75। 75 गुना 4 300 होता है 75, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। 4 वर्ष पूर्व पिता और उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:2 हो जाएगा पिता की वर्तमान उम्र की। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष पहले का रेशियो क्या है, 5:3। फिर क्वेश्चन बोला 4 वर्ष बाद, ये जो है ना आज से 4 साल पहले, ये क्या है, आज से 4 साल। अगर ये आज है तो ये 4 साल पहले का बात है। अब क्वेश्चन कहता है 4 साल बाद, अब क्या कहता है 4 साल बाद। 4 साल बाद रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, यही ना। मतलब ना तो ये वर्तमान है ना तो ये वर्तमान है, ये वर्तमान से पहले है और ये वर्तमान से बाद है, ये आपने समझा। अब आप देखिए अंतर जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। कि देखिए ये 5 है तो ये 3, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बाद का जो उम्र होगा इससे अधिक होगा। तो वो देख करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच का अंतर क्या है 2, इसके बीच का अंतर क्या है 1, अंतर बराबर कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बीच का फासला कितना है 2 और इसके बीच का फासला क्या है 1, तो 1 को 2 से गुना कर लेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो इस अनुपात को 2 से गुना कर दीजिए, लिख दीजिए 6 और 4। 3 2 और 6 4 में कोई फर्क नहीं होता। क्या अनुपात हमने चेंज कर दिया, क्या अनुपात हमने बदल दिया। 6 4 का मान 3 2 ही नहीं होगा क्या, आप कहेंगे होगा। तो अब उसी से चलेंगे, कुछ देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये 3 से 4 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, बढ़ा कितना 1 और 1 का मान 8 होगा। अब कहिए 8 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों उम्र में 8 साल का अंतर होगा। ये आज से 4 साल पहले और ये आज से 4 साल बाद, तो दोनों उम्र में 8 साल का अंतर होगा। 1 का मान 8, 5 का मान क्या होगा, 5 का मान आप कहेंगे 40। तो ये 40 कब निकला, ये 40 निकला आज से 4 साल पहले। यहाँ है 40 तो यहाँ कितना होगा 4 साल बाद, ये हो जाएगा 44। ये वर्तमान हमारा है और यहाँ से आगे जाएंगे तो वर्तमान से 4 साल बाद जाएंगे, लेकिन पूछ रहा है वर्तमान में 44 है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 3/4 से अधिक और 7/8 से कम है। देखिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे 8 ले आते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ संख्या के नीचे 8 है जो स्वतः छट जाएगा। देखिए हम इसको 6/8 और 7/8 तो कह ही सकते हैं। 6/8 और 7/8 कहने में कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 9/4 है, ये तो पहले बाहर है क्योंकि ये तो दुगुना है, ये 1 से छोटा है और ये 2 से बड़ा है। ये दोनों 1 से छोटा है और ये भी बड़ा है, ये दोनों तो पहले खत्म हो गया। अब आइए ये 1/8 है, ये 6/8 है, ये 7/8 है, ये तो दोनों से छोटा है, तो ये भी बीच में नहीं आएगा, तो सब छट गया, सब छट गया, ये स्वतः बच जाएगा। और ऐसे भी आप देखिए 4/5, 4/5 को आप इस यहाँ रख के चेक करेंगे तो 4/5 दोनों के बीच में होगा। हम चेक करके दिखा देते हैं। देखिए 6×5 = 30, 8×4 = 32, मतलब इससे बड़ा ये है। फिर देखिए 8×4 = 32 और 7×5 = 35, इससे बड़ा ये है, इसका मतलब ये मिडिल में है। और चेक करने का तो जरूरत ही नहीं लगा, क्योंकि तीनों तो स्वतः छट गया। हम लोग को आंसर करना है, हम लोग को सिर्फ आंसर करना है। आइए अगले क्वेश्चन में। साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में क्या हो जाता है, 2 गुना। तो कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं। अगर फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन में लगाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। देखिए कैसे हम कहेंगे 4 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो गया। 2 गुना हो जाने का मतलब क्या है, अगर आपने 100 रुपया दिया है तो वो 200 हो गया है, तो ब्याज 1 गुना मिला है। धन 2 गुना हो गया है तो 2 गुना तो मिश्र धन है, उस 2 गुना में 1 गुना आपका धन है, 1 गुना ब्याज है। तो हम कहेंगे 1 गुना ब्याज, भाषा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 गुना ब्याज पाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ा 4 साल,
3 गुना ब्याज पाने के लिए इंतजार करना होगा 12 साल, यही उत्तर है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कह रहा है 4, आप निकाल रहे हैं 3 और कह रहे हैं उत्तर आ गया। जी उत्तर आ गया, यही उत्तर होगा, क्योंकि जैसे ब्याज 3 गुना होगा आपका धन 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, आपका धन 4 गुना हो जाए, तो 4 गुना कब हो जाएगा, जब आपके धन में 3 गुना ब्याज लग जाएगा, तो धन स्वतः 4 गुना हो जाएगा। जैसे 100 रुपया आप किसी को देते हैं, 300 रुपया ब्याज दे देगा तो मिश्र धन 400 हो जाएगा। तो 100 धन और मिश्र धन 400, तो 4 गुना हुआ ना। तो हमको सिर्फ 3 गुना ब्याज चाहिए, कितने समय में, 1 गुना ब्याज के लिए 4 वर्ष, 3 गुना ब्याज के लिए 12 वर्ष, और कुछ करने का। और ये कंसेप्ट हमारे पास है, तो क्या इसके लिए पेन लगाने का जरूरत है, नहीं, बिना पेन लगाए आपको ये सब करना है। अगले क्वेश्चन में, यदि राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है तो राधा की आय राम की आय से कितना % कम है। क्वेश्चन कहता है राम की आय राधा की आय से, क्वेश्चन क्या बोला, राम की आय राधा की आय से 20% अधिक है, मतलब राधा अगर 100 है तो राम 120 है, यही ना। इस लाइन में भी दिक्कत किन्हीं को, फायदा नहीं। क्वेश्चन बोला राम की आय राधा से 20% अधिक है, राधा की आय राम से कितना कम है, हमको ये बताना है। राधा की आय राम से, ये 20% अधिक है तो ये 20% कम होगा, ये गलती नहीं करना है, ये कभी नहीं होता है। अब क्वेश्चन कहता है राधा की आय राम से कितना % कम है, तो राधा कम है किससे, राम से। कितना कम है, 20 कम है। 20 कम है, लेकिन 20% कम नहीं। क्यों, क्योंकि राधा का तुलना किससे हुआ है, राम से, और राम है कितना, 120, यानी 120 से 20 कम है। 20 कम है किससे, 120 से। तो 120 में 20 कम है तो 100 में कितना कम होगा, इसी को तो प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत इसी को कहते हैं ना, 100 में कन्वर्ट करते हैं प्रतिशत हो जाता है। जैसे आप 120 के फुल पूर्णांक में 20 नंबर लाते हैं तो कितना % लाते हैं, तो आप कहेंगे 120 में 20 तो 100 में क्या। तो यही तो है, ये जो 20 कम है राधा राम से, कब, जब राम 120 है, तो 120 में कम 20 तो 100 में कम कितना, खत्म हो गया। इसका मान आएगा 16.2/3%। इस छोटे क्वेश्चन में हमने जितना वक्त दे दिया शायद उसका जरूरत नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, 1683 रुपए की एक राशि को ABC में बांटा जाना है। अब कहता है A का आधा, B का 1/3 और C का 1/4 बराबर है। क्वेश्चन बोला B का आधा, C का तीसरा भाग, A का आधा था। क्वेश्चन कह रहा है A का आधा, हमने B का आधा लिख दिया, A का आधा, B का 1/3 और C का 1/4 ये बराबर है। क्वेश्चन बोला सबके बराबर हम 1 मान लेते हैं। तो अब आप कहिएगा A का मान 2 हो जाएगा, B का मान 3 हो जाएगा, C का मान 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है तो B की कुल राशि क्या है, तो यहाँ कुल राशि क्या दिखाई दे रहा है, 3 2 5 4 9, और 9 का वैल्यू कितना दिया है 1683। तो 3 का वैल्यू कितना होगा यही तो बताना है हमको। तो 1683 बटे 9 गुना 3, ये हमारा आंसर है। 3 से 3 बार में काट दीजिए, 3 से जितना बार में कट जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 5 15 बाकी 1, 3 6 18 और 1 561, या 561 कौन सा ऑप्शन है, पहला। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चले। यहाँ कुछ था ही नहीं, यहाँ कुछ और हम लोग दिमाग लगा ही नहीं सकते हैं, कुछ और समय बचाएं। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल, कितने वर्षों में 1000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, आपका धन अगर 100 है तो 1 साल में 110, यही होगा ना। 1 साल के मूलधन और मिश्र धन का रेशियो ये होगा। तो आप कहेंगे एक 0 हटा लें तो 1 साल के लिए रेशियो ये होगा। तो आप 1000 और 1331 को देखकर कह सकते हैं कि ये जो रेशियो है
वो तब आएगा जब हम पावर 3 देंगे, मतलब समय आपका 3 वर्ष होगा। कुछ करने का जरूरत नहीं है। या आप इसी दोनों से चलिए, 1331 ये रेशियो कब का है? 3 वर्ष का है। तो 1 साल का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर 3, और इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 और 11 पर पावर 3। तो ये 3 साल का रेशियो है। 3 हटा देंगे तो 1 साल का रेशियो ये हो जाएगा 10 से 11, यानी यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 10% ब्याज को दिखा रहा है और हमारा दर भी 10% है, मतलब ये आंसर हमारा 3 ही होगा। यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन। एक दुकानदार ने 20% की हानि पर 1600 रुपये में एक साइकिल बेची। 15% लाभ के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1600 रुपया में हमने बेचा और हुआ क्या है? आप कहेंगे 20% की हानि, तो क्या ये 80% के बराबर नहीं होगा? फिर क्वेश्चन कहता है बेचना है 15% लाभ में, तो क्या आपका विक्रय मूल्य 115% नहीं होगा? 115% का मान देना है। देखिए इसका मान सीधे 20 गुना दिख रहा है, इसको भी 20 से गुना कर दीजिए। 20 से गुना करेंगे इसको तो ये 230 और उस पर 1 0, 2300 आपका आंसर होगा बिना किसी कैलकुलेशन के। आगे चलिए। अब क्वेश्चन कहता है संख्या 0.3 संख्या इतना से कितना गुना अधिक है? तो ये संख्या जो है इस संख्या का कितना गुना है? तो हम सीधा कहेंगे 100 गुना, क्योंकि जैसे इस संख्या को 100 से गुना कीजिएगा ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। 100 से गुना कीजिएगा तो 0.2 अंक इधर चला आएगा, अभी ये दिखाई दे रहा है यहाँ, और दशमलव आ जाएगा 100 से गुना करने पर यहाँ। मतलब ये संख्या और ये संख्या में 100, ये संख्या 100 गुना है, क्योंकि इसको 100 से गुना करते हैं तो ये प्राप्त होता है, मतलब ये ऑलरेडी 100 गुना है। तो क्वेश्चन पूछता है ये इसका कितना गुना है? तो आप कहेंगे 100 गुना। अगले क्वेश्चन में अब इससे साधारण एवरेज का इससे साधारण सवाल क्या होगा? इस क्वेश्चन में भी हम लोग को पेन लगाने का जरूरत होगा? कभी नहीं। क्वेश्चन कहता है 6 पुरुषों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलोग्राम है के स्थान पर एक नए आदमी को शामिल किया जाता है। नए आदमी का वजन के समूह में 6 लोग हैं। समूह में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला गया जो कितने किलो का था? 60 किलो का। दूसरा व्यक्ति लाएंगे, अगर वो भी 60 किलो का है तो आप कहेंगे एवरेज मेंटेन हो गया। एक व्यक्ति का वजन 60 किलो था, उसको हटा देते हैं, उसके जगह किसी और को लाते हैं और वो भी 60 किलो का है, तो एवरेज बराबर होगा। एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वजन भी उतना, आदमी भी उतना। लेकिन क्वेश्चन कहता है इसके आने से 1 kg बढ़ रहा औसत में 1 बढ़ना मतलब 6 का 1 बढ़ना, तो ये जो नया आदमी होगा ना वो 6 किलो ज़्यादा का होगा। अब क्या 60 और 6 जोड़ने के लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा? 66 बिना पेन लगाए हम लोग नहीं कहेंगे। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80%। लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है, यानी विक्रय मूल्य SP अगर 100 है तो CP 80 होगा, यही ना? तो अब आप कहेंगे लाभ भी 20 होगा। अगर हमने 100 में बेचा है, 80 में खरीदा है, तो क्या 20 का लाभ नहीं होगा? और 20 का लाभ होगा तो लाभ होगा कितना प्रतिशत? लाभ 20 का हो रहा है, गुना 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 25%। देखिए 25 कहाँ है? शायद ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन लगाए भी कर सकते हैं, और आपको आदत डालना होगा कि ऐसे क्वेश्चन में पेन ना लगाएं, अन्यथा आपको समय का अभाव होगा। अगला क्वेश्चन, x² - 8x + 16 बराबर 0। ये तो देखकर ही लग रहा है x - 4 का होल स्क्वायर है। आप तोड़ लीजिए इसको, x² - 4x - 4x + 16 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा, x - 4
यहाँ -4 कॉमन लीजिएगा, x माइनस चार दोनों में है, कॉमन लीजिए तो यहाँ भी x बचेगा, यहाँ भी -4 है, तो x -4 आ गया। अब बताना क्या है, बताना है x का मान क्या होगा। तो आप देखिए x का मान क्या लिखेंगे, x का मान 4, ये आपका x का मान 4 दिया हुआ है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन, अगला सवाल, किसी व्यक्ति की प्रति माह आय और बचत का अनुपात 7:5, ये आय है, ये क्या है, आय है, और ये क्या है, बचत है, तो ये क्या है, खर्च होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे खर्च। अगर ये आय है, ये बचत है, तो आय में बचत को घटा देंगे तो वो खर्च होगा, ये खर्च 2 है। और उसके 1 साल का खर्चा दिया हुआ कितना, 72,000, तो 1 महीने का खर्चा कितना होगा, आप कहेंगे 6,000। ये जो खर्च निकला ना 1 माह का, और ये सब भी 1 माह का दिया हुआ, क्योंकि उसके प्रति माह बचत का खर्च का अनुपात कितना है, 7 माह, 1 महीने का, तो 1 महीने का बचत कितना दिया हुआ है, खर्च कितना दिया हुआ, 6,000, और 6 मान है किसका, 2 का, तो 2 का मान 6,000, तो 1 का मान 3,000, 7 का मान 21,000, ये आपका, आप 21,000 ढूंढिए और आंसर कीजिए 21,000। समझने में कहीं कुछ दिक्कत क्या, हमने क्या कर लिया, सबसे पहले ये दिया है मासिक खर्च और बचत, आय और बचत, ये आय है और ये बचत है। 7 कमाते हैं, 5 बचा ही लेते हैं, मतलब 2 खर्च किए होंगे, और 1 महीने का खर्च कितना है, 6,000, क्योंकि खर्च तो साल का है, 1 महीने का 6,000, ये हमारा खर्च है, खर्च 2 है और 2 का मान कितना, 6,000, तो 1 का मान 3,000 होगा, मान 7 का चाहिए, 7 का मान। अगले क्वेश्चन, एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग 48 साल, पिता और पुत्री का वर्तमान में जो योग है वो 48 साल है, जबकि पिता और उसकी बेटी के बीच उम्र का अंतर 24 साल है। पिता की उम्र उनकी बेटी से 3 गुना है। इस लाइन का तो अब हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 2 ही समीकरण काफी है। 2 बात है ना, पिता का उम्र, पुत्र का उम्र, पुत्री का उम्र का योग का अंतर, दोनों दिया है, किसी और चीज का हमको कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद 50 मैटर और भी देता है, उसका यूज ही नहीं लेंगे। हम कहेंगे योग 48 है और अंतर 24 है। आप क्या कीजिए, इसको जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, यही पिताजी हैं और कुछ नहीं। हमने पिछले क्लास में भी ये समझने का प्रयास कि 2 व्यक्ति का योग और 2 व्यक्ति का अंतर दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो बड़े व्यक्ति, और घटा के 2 से भाग लगाएंगे तो छोटे व्यक्ति, घटा के 2 से भाग लगाएंगे तो पुत्री का उम्र निकलेगा। पुत्री का उम्र नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्या, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र। तो पिता का उम्र निकल तो जाए, बाद में पिता 5 साल बाद पिताजी कितने के होंगे ये भी निकाल लेंगे। तो देखिए 72/2, यानी पिताजी आज 36 साल के हैं, 5 साल के बाद पिताजी निसंदेह 41 साल के हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है। अब ये बिना जरूरत का सेंटेंस दिया है, उसके चक्कर में पढ़ेंगे, वक्त बर्बाद होगा। आप इसका यूज भी लीजिए, आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अगले क्वेश्चन में, एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलेगा। टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे, सिंपल सा बात है। 8 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ कितने बार मिलाएंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी, ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम है। अरे हम एक दूसरे के साथ खेलेंगे और हाथ मिलाएंगे, बात एक ही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चन आता है उपहार की संख्या, उपहार की संख्या, देखिए इसी से हम रिलेट कर देते हैं सबको। उपहार की संख्या ये क्या होता है, अगर 8 व्यक्ति हैं, सबको उपहार देगा तब क्या होगा, तो हम उपहार खरीद के लाएंगे 7। अगर 8 व्यक्ति हैं उसमें से एक हम ही हैं, तो कितना उपहार खरीदने जाएंगे बाजार, 7, क्योंकि हमको देना है अपने आप को छोड़कर सभी को, तो 7 उपहार हम लेंगे। दूसरा व्यक्ति जो होगा वो कितना उपहार खरीदेगा, वो भी 7। अगला जो होगा वो भी 7, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने 7 व्यक्ति हैं।
तो अगर व्यक्ति 8 है तो एक व्यक्ति 7 उपहार खरीदेगा, मतलब उपहार की संख्या ये होगा 8। इसी को फॉर्मूला का रूप ऐसे दे देते हैं, यही फॉर्मूला है। मतलब व्यक्ति अगर x है तो उपहार की संख्या x-1। आपने देखा ना फॉर्मूला कहां सा है, तो ये है उपहार की संख्या। लेकिन आपके क्वेश्चन में हाथ मिलाने की संख्या है या खेलने की संख्या है, हाथ मिलाने की संख्या या खेलने की संख्या एक ही बात है, हाथ मिलाने की संख्या। ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब जरा सा समझ लें ये आधा क्यों हो जाएगा, ये भी सवाल में आता है, इसलिए हमने इसका चर्चा कर दिया और इसी से रिलेट भी कर रहे हैं हम इसको। उपहार में और हाथ मिलाने में क्या अंतर है। उपहार जब हमने खरीदा था आपके लिए भी और आपने खरीदा था मेरे लिए भी, तो दो व्यक्ति में 2 उपहार हुआ ना। लेकिन आपसे हम हाथ मिलाएंगे तो आप भी हमसे हाथ मिला लिए, 2 बार तो हाथ नहीं मिलाया जाएगा ना। हमने आपसे हाथ मिलाया, आपने भी हमसे हाथ मिला लिया, एक ही बार हाथ मिलाना। लेकिन उपहार होगा तो उपहार हम आपको भी देंगे और आप हमको भी देंगे, तो उपहार डबल हो रहा है हाथ मिलाने से। तो उपहार की संख्या जो होगी हाथ मिलाने की संख्या उससे आधी होगी। तो आप ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो आप सीधे x का मान 8 रख दीजिए। x का मान 8 रखिएगा तो 8 गुना 7/2 यानी आपका आंसर 28 होगा। या आप इतना कंसेप्ट नहीं भी रखते हैं तो आप सीधा जानिए ना, ये कुछ नहीं हमारे पास है, सीधा जानिए एक व्यक्ति दूसरे से खेलेगा, एक व्यक्ति दूसरे से खेलेगा तो एक व्यक्ति 7 मैच खेलेगा और ऐसा 8 व्यक्ति है तो 8 7 56 मैच है। और इसमें एक मैच को हम 2 बार गिन लिए, क्योंकि कभी हमने आपसे खेला और आप हमसे खेलेंगे, खेल तो एक ही है, गिनती 2 बार हो रहा है। तो इसी को भरपाई करने के लिए 2 से भाग लगा लीजिए, ऐसे ज़्यादा बढ़िया होगा कि आप ये याद रखें। आइए अगला सवाल, 2 संख्याओं का अंतर 16 और उनका योगफल का 5वां भाग 12 है। अब यहाँ भी वही बात है जो अभी कुछ देर पहले किए, हम कहेंगे अंतर कितना 16 और योग कितना 60। योगफल का 5वां भाग 12 है, 5वां भाग 12 है तो योगफल तो 60 होगा। पूछता क्या है, छोटी संख्या। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा किया है, एक ही सवाल पहले, कि 2 संख्याओं का योग और अंतर दोनों दिया हो तो जोड़ के भाग लगाएंगे तो बड़ा संख्या, घटा के भाग लगाएंगे तो छोटा संख्या। यानी 2 संख्याओं का योग अगर p है, 2 संख्याओं का अंतर अगर q है, तो आप ये ध्यान में रखिए और कुछ मत कीजिए। जोड़ के भाग लगाएंगे बड़ा संख्या, घटा के भाग लगाएंगे छोटा संख्या। 60 में 16 जाएगा 44, 44 को 2 से भाग लगाएंगे 22। ढूंढिए आंसर, ढूंढिए 22 कहाँ है और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला, 5 सतत सम संख्याओं का औसत 22 है, तीसरी बड़ी संख्या 22 है। कोई पेन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 22 है। अब शुरू हो जाएंगे, पहली संख्या x, x+2, वक्त लग जाएगा, कुछ मत कीजिए। 5 संख्याओं का लगातार संख्या जब हो, नियमित अंतराल में संख्या जब हो, तो औसत बीच का मान होता है। औसत 22 है, मतलब 2 संख्या आगे होगा और 2 पीछे होगा, यही ना। तो क्वेश्चन कहता है तीसरी बड़ी संख्या, पहली दूसरी तीसरी बड़ी संख्या तो यही श्रीमान हो जाएंगे ना। तो हमको और कुछ खोजने का जरूरत ही नहीं था, हमको पता चल गया कि बीच में यही है और यही तीसरा होगा। 5 संख्या के बीच में कौन होगा, तीसरा, और तीसरा ही खोज रहा है, तीसरा ही दिया है, इसलिए कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं था अगर हमारे पास ये कंसेप्ट है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज का टोटल क्वेश्चन हो गया है। हर क्वेश्चन पर हमने प्रयास किया कि आपका कुछ वक्त बचाएं, और आपने सवाल देखा तो आपको ये पता चला होगा कि सवाल कहाँ से पूछा, सवाल कहाँ से उठा रहा, आपको ये भी पता चल रहा है। तो आप तैयारी भी वैसे करेंगे और हर क्वेश्चन को कम से कम समय में हम लोग कैसे करेंगे, ये कराने का प्रयास हमने किया है। अगर हमारे प्रयास से आपका समय कुछ भी बच रहा है तो एक लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है।